कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे। कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दोपहर की नंबर 1 डिबेट आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचारियों पर ईडी और सीबीआई के प्रहार की और उस पर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक फैले विपक्ष के सियासी चित्कार की। जांच एजेंसी देश में मौजूदा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। जांच के दायरे में कई सियासी दल के दिग्गज नेता हैं, उन पर रोजाना सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसी के काम से उन पार्टियों की नींद हराम हो रही है जिनके नेताओं पर या तो शिकंजा कस चुका है या फिर उसकी तैयारी हो रही है। दिल्ली में भी आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हो गई। बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 2024 के मिशन में अवरोध, इसलिए मोदी विरोध। अपने मेहमानों से इस पूरे मामले पर खास चर्चा शुरू करेंगे। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अजय सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ राबुला श्रीधर रेड्डी जुड़ गए हैं जो कि बीआरएस के नेता हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राबुला श्रीधर रेड्डी सर आप ही से करते हैं। क्या ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है महिला आरक्षण को लेकर, ये वाकई में महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है या फिर ये जो नोटिस भेजा जा रहा है सीबीआई और ईडी का, इसके नोटिस के जवाब में ये बताने की कोशिश है कि देखिए साहब विपक्ष कितना मजबूत है सरकार के खिलाफ? नोटिस का जवाब आरक्षण के लिए जो कोशिश प्रदर्शन हो रहा है वो कैसा जवाब हो सकता है? अनुराग जी, हम पहले से भी ये आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। 2014 में और 2019 में 2 मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने ये आरक्षण का वादा किया था। उसके बाद वो भूल गए हैं और देश के महिलाओं के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है। और इसके ऊपर आज हमारे एमएलसी जी कविता जी ने एक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और पूरे 18 राजनीतिक दल ये प्रदर्शन को मदद दे रहे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आंख खुलाने के लिए और मुझे रेड्डी साहब एक चीज और जवाब दीजिएगा, उसके बाद में दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राबुला श्रीधर रेड्डी सर मुझे एक बात का और जवाब दीजिए। महिला आरक्षण को लेकर जिन 18 विपक्षी दलों ने आपका साथ दिया वो और आपकी नेता के कविता खुद, ये कितनी बार दिल्ली में प्रदर्शन के लिए बैठे हैं सर? नहीं देखिए, इससे पहले हम कई बार यूनियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट किए हैं, कई बार इसके लिए खत लिखे हैं, अनेक रूप में डिमांड किए हैं। इसका उन लोगों का जिम्मेदारी बनता है, जब आप मैनिफेस्टो में आपने प्रॉमिस किया था इसको सफल करने का, ये बिल लाने का जिम्मेदारी किसका है? केंद्र सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है और अमित शाह जी का है। उन लोग इसमें असफल हुए और इसको जैसा उसको इलेक्शन नहीं सर, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि 1974 में महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था, उसके बाद 99, 2002, 2003, 2008, 2010 कई मौके ऐसे रहे जब कोशिश की जाती रही और 2008 से लेकर 2010 के बीच में तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार भी थी, यानी कि यूपीए की सरकार थी। तो ये तो विपक्षी दल जब सत्ता में थे तब भी इसको लागू नहीं कर पाए। तो आज इस प्रदर्शन के पीछे का मोटिव समझना पड़ेगा ना सर। अनुराग जी, कांग्रेस ने फेल हुआ, ऐसे कई प्रॉमिस ने कांग्रेस फेल किया तो लोगों ने बीजेपी को वोट डाले हैं, बीजेपी को बहुमत दिए हैं और बीजेपी भी वही काम कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने देश को फेल किया है। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की सरकार फेल कर रहा है। दोनों पार्टियां इतनी आसान से जो उन लोग वायदा करते हैं पब्लिक के सामने, वो भूल जाते हैं उसके अपने इलेक्शन जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में। इलेक्शन टू इलेक्शन प्रचार करना
राज्यों में गवर्नमेंट्स ये करना उसका काम बन गया है। लोगों के बारे में सोचना ये दो पार्टियां बंद कर दिए। इसलिए हमने एक कोशिश किया कर जा रहे हैं। आज बीआरएस ने, ठीक है सर, ये कोशिश कहां तक जाती है मैं उस पर बात जरूर करूंगा। मैं आ रहा हूं सर, रेड्डी सर, मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अजय सहरावत हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कि इस पर जवाब देंगे। अजय जी, मैं आ रहा हूं। रेड्डी सर प्लीज आ रहा हूं, मुझे ओपनिंग कमेंट्स लेने दीजिए। अजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कह रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन क्या बात इतनी साफ और सीधी है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल से थोड़े दिन पहले इनके नेता मिले थे और बड़ी अच्छी साठगांठ के साथ दोनों ने बड़े ड्रामेटिक तरीके से एक तरीके का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी है। अरविंद केजरीवाल के जब डिप्टी सीएम लिकर स्कैम में फंसते हैं, जब सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, वो दिल्ली में रोड पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं शिक्षा का, एजुकेशन मॉडल का। सेम हालत इनकी हो गई है आज के डेट में, जब इन्हें लग गया कि सीबीआई ने इन्हें सम्मन करने के लिए बुलाया और सम्मन होने के बावजूद भी वो गई नहीं वहां पर। उसके बाद जब उन्हें दोबारा सम्मन किया गया तो उन्होंने कहा कि सम्मन करने से पहले मैं भी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करूंगी। अब केजरीवाल ने क्योंकि एजुकेशन मॉडल को अपनी फसाड बना ली है, तो ऐसा करती हूं अब मैं महिला आरक्षण बिल को अपनी फसाड बना। तो कायदे से अगर देखा जाएगा तो ये पॉलिटिकल रिटोरिक को थ्रो करने का एक फसाड क्रिएट इन लोगों ने अपने लिए करा हुआ है। ये बात साफ है कि जो इस तरीके का पॉलिटिकल फसाड बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली। अभी तो सिर्फ सम्मन के लिए बुलाया है, आप सम्मन पे चुपचाप चले जाते, अपनी बात को रख के आते, लेकिन उसके पहले ही आपने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये तो बड़े संदेह क्रिएट करता है कि आपका हाथ भी कहीं ना कहीं लिकर स्कैम में पाया जाएगा। नहीं तो रेड्डी साहब, मैं बहुत जल्दी से आपसे चाहूंगा एक लाइन में कमेंट कीजिए। आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा अलग है और जो समन भेजा गया जांच टीम की ओर से वो मुद्दा अलग है, लेकिन बीजेपी बता रही है कि आप एक फसाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप जांच से बच पाए। जैसे आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी ये कहना चाहते हैं कि आज के प्रदर्शन से हम लोग बच जाएंगे? हम, ये मुद्दा अलग है। हम बीजेपी नेताओं के तरह हम लोग कोर्ट में भाग के स्टे नहीं लाने वाले हैं और बीजेपी नेताओं के तरह हम लोग ईडी, सीबीआई, आईटी इसका जांच है उसको हम लोग अवॉइड करने वाले नहीं है। हमारे जो कविता जी ने इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की, हमने कोऑपरेट किया और अभी ईडी ने समन्स भेज दिए। 11 तारीख ईडी के सामने हम लोग अपीयर करने वाले हैं। ठीक है, हम डरने वालों टाइमिंग को लेकर सवाल है दरअसल कि ये टाइमिंग बड़ी स्पेशल है। कल आपको पेश होना है, आप दिल्ली आ जाते कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद ये प्रदर्शन करते हैं और फिर उसके बाद 18 विपक्षी दलों का एक साथ होना। आप संगीत रागी जी, ये क्या बात उतनी सीधी जितनी बीआरएस बताने की कोशिश कर रही है, या फिर इसके पीछे? मैं आ रहा हूं रेड्डी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छा प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये जो प्रदर्शन का निर्णय हुआ था, पिछले महीने में हुआ था। आपने पूछ सकते हैं किसी से। अभी ईडी ने ये प्रदर्शन को रोकने के लिए इसका जो प्रभाव नहीं होना करके इतने सारे पार्टियां, इतने सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होके इसके ऊपर लड़ने वाले हैं। ये देख ठीक है सर, ये जो ईडी जो नोटिस है। संगीत कुमार रागी जी, उन लोगों के पास बहुत सारे सर, आपको लगता है कि कोई रेलेवेंस नहीं है वाकई में कल होने वाली पूछताछ और आज होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर? संगीत जी देखिए, दिल्ली में जो शराब के मामले में आबकारी घोटाला है, उसका तार कहीं न कहीं एजेंसियों को इस बात का एहसास है कि उसका तार जो है वो तेलंगाना में है और इस संदर्भ में एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईडी एक बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करने जा रही है और जिसकी पूरी संभावना है। और मीडिया से आप भी आते हैं, हम भी आपस में बैठ बातें करते हैं। आने वाले दिनों में जब पूछताछ करेगी कविता जी से, तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि उनके यहाँ के शराब माफियाओं के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं तेलंगाना के भी पावरफुल नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके, चूंकि उनको लगता है कि हम अरेस्ट होने वाले हैं, तो इसलिए हम पॉलिटिकल विक्टिमहुड क्यों ना अपने को दिखाएं, ये बताएं कि हमको पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण ये क्या है। इसलिए एक बड़ा मुद्दा, इमोशनल मुद्दा लेकर के आए हैं कि महिला आरक्षण पर हम बैठे हुए हैं, हमको ईडी ने बुलाया है और उसके बाद हमको गिरफ्तार कर लिया। नहीं तो सर, ये तो क्या शिक्षा वाला मामला और ये महिला आरक्षण का मामला क्या डिटर्जेंट पाउडर का काम करेगा क्या, कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो धुल जाएंगे? देखिए सर, एक लाइन में जी
देखिए मनीष सिसोदिया जो जेल से कह रहे हैं, जो पत्र भी जारी किया है, उनको लगता है कि वो इसके कारण आपने शिक्षा में परिवर्तन किया। मैं मान भी लेता हूं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शराब दूसरा, आपके पास 18 विभाग हैं, एक विभाग आपने अच्छा चलाया और 17 विभाग में आपने घोटाले किए, तो उन घोटालों के बारे में बात नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। ऐसे ही यदि आप एमएलसी हैं और आपके मैं तार आ रहा जुड़े हूं हुए रेड्डी साहब, मैं आ रहा हूं प्लीज। साथ यदि कौन किसके लिए काम कर रहा था, कविता जी के लिए कौन काम कर रहा था, ये बात अब जानकारी में आ चुकी है। हाँ, ऐसे स्थिति में यदि ईडी उनके पहुंचती है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि के कविता की जो इंडो स्पिरिट है वो दरअसल शराब मार्केट में उतरी तब ये जब नई नीति लागू हो गई थी, तो इसको लेकर ही दरअसल बहुत ज्यादा सवाल है। मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल ये कि क्या ये भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है वाकई में, या फिर ये दूसरे मुद्दे जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं? हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं। मैं बहुत जल्दी से रवि श्रीवास्तव साहब, जब आप लोगों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होने वाली थी, यानी कि आम आदमी पार्टी पर, तब शिक्षा की बात की जाने लगी। आज के कविता बात कर रही है कि महिला आरक्षण पर बात होनी चाहिए, इस पर सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार पर बात कम हो, दूसरे मुद्दों पर लोगों का ज्यादा फोकस हो, या फिर वाकई में यहां पर ज्यादा चिंतनीय जो लोग हैं वो महिला आरक्षण को लेकर है? देखिए अनुराग जी, केंद्र की सरकार इस समय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग ऐसे कर रही है जैसे उनके सरकार के ये वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर हो। आप देखेंगे कि कहीं पर भी आप 95% केस जो है वो पक्षी दलों के खिलाफ बने हुए हैं। आपकी बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। 3 बार इलेक्शन हार चुके, चौथी बार एमसीडी भी हार चुके, पंजाब में सरकार बन गई, गुजरात में एमएलए जीत के आ गए, गोवा में एमएलए जीत के आ गए। ये पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थे। अभी देखिए एक मित्र बैठे थे को पैनलिस्ट, वो कुछ बता रहे थे कि इसके भ्रष्टाचार के तार कहां से कहां जुड़े हुए। तो वो तारों का जो करंट है, संगीत रागी जी को प्लीज ले आएगा स्क्रीन पे। बादल, 1 मिनट सर, दूसरों को जितना मौका दिया मुझे सर, आपके पास पूरा मौका है। रवि सर प्लीज बोलिए ना। जब ये तार बादल विरूपक्षा तक पहुंचते हैं जहां 8 करोड़ 40 लाख नगद मिला, तो तारों का करंट निकल जाता है। जब वाई सुजाना चौधरी पर जो 1000 करोड़ के अपराधी थे, जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो तारों का करंट खत्म हो जाता है। तारों का करंट मुकुल राय पे खत्म हो जाता है, नारायण राणे पे खत्म हो जाता है, शुभेंदु अधिकारी पे खत्म हो जाता है, विश्व शर्मा पे खत्म हो जाता है। ये कैसा करंट है? ये करंट सिर्फ विपक्षी वालों को लगता है आकर के, अपने लोगों के जब पहुंचता है तो करंट गायब हो जाता है। देखिए, इस पे आम आदमी पार्टी को कोई घबराने की कोई बात नहीं। हम शिक्षा रवि जी एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए। तो ये जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, क्या इससे ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा का जिक्र आप लोग करने लग जाते हैं? में डाल दीजिए, फिर सत्येंद्र जैन की तरह को जेल में रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। मैं रेड्डी साहब आ रहा हूं आपके पास। रेड्डी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। बीजेपी की ओर से जो अजय सहरावत है, सर प्लीज जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है? देखिए, किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिटोरिक, अपने आप को विक्टिम बनाना, बच्चों की आड़ लेना, शिक्षा की आड़ लेना, आज एक आए निकल करके जो महिला आरक्षण बिल की आड़ ले रहे हैं, किसी भी तरह की पॉलिटिकल रिटोरिक से इनके जवाब निकल करके नहीं आएंगे। हम पहले दिन से इनसे 4 फैक्टफुल सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई 144 करोड़ माफ क्यों किए? आनन फानन में लिखकर पॉलिसी लाए क्यों? आपने शराब माफियाओं की ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके कैसे दिए? आपने अगर घोटाला किया है तो आप पकड़े जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर आप सोच रहे हैं आप विक्टिम कार्ड खेल करके बच जाएंगे, आप ये बहाना बना करके बच जाएंगे, वो बहाना बना करके बच जाएंगे, तो कट्टर ईमानदारी का जो आप चोगा पहनते थे, आज वो सबके सामने खुल गया है। चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, दोनों के दोनों कट्टर जेल के अंदर है। आज ये शराब नीति के अंदर पूरी तरह से लिप्त है। और आज जो के कविता जी जो बयान दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो फ्रंटमैन है अरुण पिल्लई, वो ऑलरेडी गिरफ्तारी के अंदर है। ठीक है सर, वो तो जांच टीम पर निर्भर करता है सब कुछ। लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब, एक बहुत बेसिक सा सवाल इस बात को लेकर। मैं आ रहा हूं रेड्डी साहब, मैं जानता हूं आपको जाना है। मैं रेड्डी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। एक अच्छा प्लीज रेड्डी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। रेड्डी जी आपने म्यूट कर दिया, प्लीज जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। आप एक बार म्यूट हटाकर बात कह लीजिए।
अनुराग जी मैं एक 30 सेकंड मुझे मोहलत दे दीजिए प्लीज। इन लोगों का आपने अभी सर्फ की बात कर रहे थे, तो आरक्षण का काम लिए आड़ लिए तो सर्फ हो जाता है क्या? उन लोग क्लीन बन सकते हैं क्या? मैं इन लोगों की जो है निर्मा सर्फ की बात आपको दिखाता हूं। 2018 में एएनआई ने बताया सीएम रमेश जो टीडीपी के एमपी है, इसके ऊपर आईटी सर्च हुआ था। हाँ। और नवंबर 24 2018 में ईडी का लेटर है, ट्वीट है कि टीडीपी जो एमपी है तब का जो मिनिस्टर था सुजना चौधरी, उसने 6000 करोड़ की बैंक फ्रॉड किए थे। उसके बाद ने जो आज जो राज्यसभा का एमपी है जीवीएल नरसिंहराव, इन लोगों की जातीय प्रवक्ता है, उन्हें लिखा है राज्यसभा चेयरमैन को, ये सभी लोग राज्यसभा में कंटिन्यू करने के लायक नहीं है, उसको हटाल दीजिए। और इसने लिखा ये 2 एमपी सीएम रमेश और वाईएस चौधरी ने ये आंध्रा मल्यास है, बैंक को फ्रॉड किए, आईटी का टैक्स इवेशन कर दिए, इनको निकाल दो बोलो। फिर इसके बीच में मैं आपको दिखाता हूं जी हमारे अमित शाह जी का निर्मा सर्फ 2019 अक्टूबर में, और उसके नेतृत्व में ये जो 2 एमपी जिसने जीवीएल नरसिंहराव ने आंध्रा मल्य कहा, आईटी का चोर कहा, या ठीक है सर, इन सवालों पर बीजेपी को जवाब तो देना होगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। सुनिए इसके बाद सर मुझे कपिल जी के पास जाना होगा। ये देखिए, ठीक है सर, आपकी तस्वीरें देश की जनता देख रही है और जाहिर बात पर उस पर बीजेपी को जवाब भी देना होगा। मैं आ रहा हूं रेड्डी जी आपके पास एक बार फिर से। कपिल जी, लेकिन क्या ये जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है, ये विपक्ष को एक और मौका देता है कि विपक्ष एक मंच पर एक साथ फिर देखे? क्योंकि कविता जी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने कम से कम 18 पार्टियों को तो एक साथ एक मंच पर वो ले आई है। किसने विपक्षी दलों को देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी कि 2024 के इलेक्शन को देख के भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों को पूरी तरीके से एलिगेशंस का सामना करने की जी कि इस समय जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन उससे बचने के लिए। अरे अगर आपने 154 सीआरपीसी में कोई एफआईआर दर्ज कर ली है तो बाकी विधिक प्रक्रिया चलेंगी, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि दो तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के साथ दूसरी आंख से, अपने साथ। अभी आप बताइए, को एक्यूज पर्सन के बयान पे मनीष सिसोदिया जी पर मुकदमा कर लिया गया, जेल में वो निरुद्ध हो गए। लेकिन वहीं शाइस्ता परवीन ने 5 करोड़ रुपए की बात कही और हवाला कारोबार इन्होंने किया। नंद गोपाल नंदी साहब इनके मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं, ना कोई इस्तीफा, ना कोई जांच। तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता। और एक बात पूछ रहे, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जो है वो सोता है, तो उस तोते का पर तो नोच दिया इन्होंने 2018 में, और उसमें अब उस तोते के पास ये राइट ही नहीं है कि वो मालिक की आज्ञा के बगैर या कोर्ट के आदेश के बगैर वो नहीं। लेकिन कपिल जी, सवाल तो इस बात को लेकर भी है कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसको टोटल अपना पालतू बना लिया है। नहीं, आप तो कानून के जानकार भी है ना कपिल जी, कर रहे हैं, जो देश की जनता देख रही है। नहीं कपिल जी, मेरी बात तो सुनिए। हटाना है वो 2001। नहीं कपिल जी, मेरी बात तो सुनिए कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जांच एजेंसीज की ओर से, उनका मामला तो सब जुडिश हो जाता है, और कोर्ट के सामने जब सारे सबूतों को रखा जाता है तब जाकर कस्टडी मिलती है, रिमांड पर भेजा जाता है। इस बात को तो हम अच्छे तरीके से समझते हैं अब तक। तो कोर्ट के सामने भी क्या बातें और फैक्चुअली गलत रखी जा रही हैं क्या? खुद ही एक एडवोकेट हूं और रोज इन सब प्रक्रियाओं से दो चार होता हूं जी। देखिए, कोर्ट के अंदर जो जब आप कोई एफआईआर कायम कर देते हैं तो उसमें गिरफ्तारी करके ले जाएंगे, तो 14 दिन के अंदर वो रिमांड पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर ये रिमांड मांग रहे हैं तो पर्सनली रिमांड भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट उनको अवसर तो देगी एजेंसीज को। लेकिन वो तो ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रक्रियाओं का लाभ उठा रहे हैं। कल को जब इनके साथ होगा तो इनको भी बड़ी तकलीफ होगी, और जब पहले हो रहा था तो भी तकलीफ हो रही। इनके साथ होगा, आपको लग रहा है कपिल जी? मतलब आप सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे? आज इन्होंने तोता मैना दोनों बना दिया है। नहीं, सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे सामने है, और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है। अच्छा ठीक है, ज्यादा भ्रष्टाचार अदानी साहब ने किया, रॉबर्ट मामले के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा, किसी की कोई जांच। ठीक है कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके आरोपों पर संगीत कुमार रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत सर, लेकिन एक आंकड़ा ये कहता है कि 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी के शासनकाल में ईडी सीबीआई की जो रेड हुई है वो तकरीबन 3010 है, और उससे पहले 2004 से लेकर 2010 के बीच में मात्र 112 रेड्स हुई थी। तो क्या ये मौका दे देता है विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने का?
देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में जनता इसी आश्वासन पर लाई थी कि वो भारत को एक बेहतर राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे जी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खिलाएंगे न खाने देंगे। और इतना अब ज्यादा विपक्षी खिला रहे पार्टियां हैं भी कि सब एक ही दो जगह पे खिला दिया उन्होंने, रागी साहब। सर हमको उन्होंने तो बोलने एक ही दो जगह पे सारा का सारा अच्छा कपिल जी सुन तो लीजिए, कपिल जी सुन तो लीजिए। सर अपनी जगह बोल नहीं, लीजिएगा। अडानी साहब पे ये रागी साहब नहीं बोलेंगे। 10 लाख करोड़ तो कुछ होता ही नहीं है रागी साहब। नहीं संगीत सर, उनका सवाल बहुत सीधा सा है कि ये कार्रवाई के दायरे में सिर्फ विपक्ष क्यों? अरे कोई नहीं, अपना बच्चा। कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, मैंने आपका सवाल रख दिया। कपिल जी एक मिनट, आपका सवाल रख दिया मैंने। संगीत जी बहुत शांति से अपनी बात कह रहे हैं। संगीत जी सर प्लीज बताइए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये कार्रवाई विपक्ष पर ही सीमित क्यों है? जांच क्यों नहीं घट रही है, जो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है? देखिए, एक जब चोर पकड़ा जाता है तो जब वो कटघरे में ले जाया पकड़ा कहा गया? आपने तो सारे चोरों को भगा दिया। सर आप अपनी ये क्या तमीज है? आपने तो सारे चोरों को भगा दिया। अरे कपिल सर, मान लीजिए। कपिल सर प्लीज बोल तो लेने दीजिए, पूरी बात तो कर लेने दीजिए उन्हें। कपिल जी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। संगीत जी बहुत शांति से अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने किसी को रोका टोका नहीं कि 1300 करोड़ रुपया हमने गुजरात के चंदे में दिया है। सर ऐसे टाइम वेस्ट होता है। कपिल सर आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं। बताइए कि टाइम वेस्ट हो रहा है? ठीक है इनकी संगीत सर प्लीज, जिस पर ये बात नहीं करना चाहते। संगीत जी प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए। नोटिस होने के बावजूद वो निकल जाते हैं। बताइए, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार चला रही है भारतीय जनता पार्टी और उस पर कोई बात न करेंगे, बेकार की बातें। सर ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। संगीत जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, वक्त ऐसे जाया नहीं कर सकते हम लोग। ये भाजपा के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। संगीत जी प्लीज। देखिए, मुलायम सिंह यादव का परिवार जो है वो हजारों करोड़ का मालिक है। न उनके पास इंडस्ट्री थी, नहीं बड़ा इतना खेत खलिहान था, लेकिन मुलायम सिंह ने के खिलाफ जो है वो आय से ज्यादा स्रोत का मामला सीबीआई ने ही दर्ज किया था और वो कांग्रेस के जमाने में दर्ज किया था। ये तो यदि ऐसा है तब तो मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी के बेटे को तो एहसानमंद होना चाहिए नरेंद्र मोदी की, यदि इतना ही है, क्योंकि वो सीबीआई ने 4 केस बंद कर दिए। ठीक है सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। संगीत सर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल वही है कि अगर कार्रवाई की जा रही है जांच एजेंसीज की ओर से, तो आखिर उसको निष्पक्षता से क्यों नहीं देखा जा सकता? क्यों उसमें पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी है कि जब कार्रवाई की बातें होती हैं तो विपक्ष की ये एकजुटता सामने आ जाती है। इससे पहले विपक्ष का बिखराव और विपक्ष में आपसी टकराव ये पूरा देश